गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th की सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। फर्स्ट जो यूनिट थी वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या पढ़ा? उन चार्जेस के बारे में पढ़ा जो कि रेस्ट पे थे। फर्स्ट ब्रांच या फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज दैट ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस विच आर एट रेस्ट। ये है हमारी दूसरी यूनिट, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रो का मीनिंग हो गया क्या? चार्ज, और डायनेमिक का मीनिंग हो गया इन मोशन। ये जो दूसरी यूनिट है ये वो ब्रांच है जिसमें हम उन चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि किस में है? मोशन में। और जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो वो क्या बनाता है? करंट, ठीक है, समझ आया? तो इसका दूसरा नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी है। क्या नाम है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये दूसरी यूनिट है इसमें हम करंट के बारे में पढ़ेंगे, करंट एंड करंट रिलेटेड फिनोमिना। तो सबसे पहले करंट पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं चार्ज कैरियर के बारे में, ठीक है। करंट के बारे में पढ़ने से पहले पढ़ते हैं चार्ज कैरियर। अब ये चार्ज कैरियर क्या होता है वो सुनो। देखो, मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल मोशन के अंडर है, ठीक है, तो वो क्या करता है? चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाता है कि नहीं? तो वो जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या हो गया? चार्ज कैरियर। मींस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने वाला चार्ज कैरियर। तो चार्ज कैरियर इज दैट पार्टिकल विच कैरी द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू द कंडक्टर टू मेक द करंट थ्रू द कंडक्टर। मींस मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, यहां मान लेते हैं, ठीक है, ये कोई भी कंडक्टर है। हमने इसके ऊपर एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ बैटरी, ठीक है। तो क्या होगा? इसके कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये जब इलेक्ट्रॉन मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचा तो इसने क्या किया? अपने साथ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज को ट्रांसपोर्ट किया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कहलाएगा? चार्ज कैरियर, क्योंकि ये चार्ज कैरी करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाता है। और इस तरह के जितने भी पार्टिकल है जो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं टू मेक द करंट अक्रॉस द कंडक्टर। मींस कंडक्टर के अक्रॉस कंडक्टर बनाने के लिए चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने वाले पार्टिकल को क्या कहते हैं? चार्ज कैरियर। तो दीज आर दोज पार्टिकल विच ट्रांसपोर्ट समझ गए? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट across the conductor to make current inside the conductor, ठीक है। कि मींस चार्ज कैरियर वो पार्टिकल है जो चार्ज को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट टू मेक द करंट इनसाइड द कंडक्टर। अब चार्ज कैरियर डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेट ऑफ द मटेरियल, कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या इलेक्ट्रोलाइट है या गैसेज है, ठीक है। तो सबसे पहले चार्ज कैरियर की बात करते हैं इनसाइड द सॉलिड, ठीक है। सॉलिड मतलब हमारी मोस्ट ऑफ द मेटल्स,
कि मेटल्स के अंदर चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं। जैसे सोडियम मान लो, तो सोडियम में क्या होता है कि हमारा Na पॉजिटिव एक पॉजिटिव आयन होता है, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, फ्री टू मूव, क्योंकि Na पॉजिटिव होने के बाद ये स्टेबल कन्फिग्रेशन में आ जाता है, इसको किसी भी और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो जो भी मेटल्स होती है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट जो ये आयन होता है, देखो चार्ज तो ये भी कैरी कर सकता है क्योंकि इसके पास भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा सकता है। बट ये जो पॉजिटिव आयन है ये लैटिस के अंदर क्या होता है, बाउंड। ठीक है, मेटल के अंदर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो बाउंड होते हैं टू मेक द लैटिस। ठीक है, तो ये मूवेबल नहीं है। बट जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये फ्री होता है, और फ्री होने की वजह से अगर किसी भी मेटल के ऊपर हम बैटरी से पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है, अपने साथ चार्ज कैरी करके लेके जाता है। तो मेटल्स जितनी भी है या कोई भी सॉलिड मटेरियल है या सॉलिड कंडक्टर है, तो उनके अंदर जो चार्ज कैरियर होंगे वो क्या होंगे, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो आयंस के अंदर भी चार्ज होता है, कैरी वो भी कर सकता है, आयन भी अगर मूव कर रहा है तो वो भी क्या करेगा, अपने साथ चार्ज लेके जा रहा है। बट मेटल्स के अंदर क्या होता है, ये जो आयन है ये बाउंड स्टेट में होता है इनसाइड द लैटिस। ठीक है, बाउंड होता है वो। तो सॉलिड के अंदर हमारा चार्ज कैरियर कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन। सेकंड, लिक्विड। लिक्विड मींस इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मींस ZnSO4, NaCl, इनके सॉल्यूशंस। ठीक है, उसमें क्या होता है, देखो इनके सॉल्यूशन NaCl, ZnSO4, तो इनमें क्या होगा, जैसे मान लो NaCl है, उसका आपका एक्वियस सॉल्यूशन है जिसको आप इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, NaCl क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर टूट जाएगा, और जैसे ही हम उसके ऊपर इस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, Na पॉजिटिव भी मूव करना स्टार्ट कर देगा और Cl नेगेटिव भी क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो चार्ज जो कैरी कर रहे हैं वो कौन है, आयंस, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें ZnSO4 में भी क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, इसमें भी दोनों आयंस है कि नहीं। और जब ये मूव करेंगे तो अपने साथ 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ये चार्ज क्या करेंगे, कैरी करके लेके जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट या लिक्विड के अंदर क्या होता है, आयंस। ठीक है, अब बात करते हैं गैसेज की। ठीक है, गैसेज मोस्ट ऑफ द किसकी फॉर्म में पाई जाती है, आयंस की फॉर्म में। आयंस और इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। जब किसी भी गैस को हम आयोनाइज कर देते हैं तो उसके साथ क्या क्या बनता है, आयंस बनते हैं, उस गैस का आयन बनता है और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। तो सेम वही केस है जैसे मेटल्स के अंदर था, इलेक्ट्रॉन फ्री और Na पॉजिटिव आयंस अलग। लेकिन इस कंडक्टर के अंदर जो कि सॉलिड था उसमें ये Na पॉजिटिव आयन बाउंड था लैटिस के अंदर, बट गैसेज में इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो जब कभी भी इस गैसेज के ऊपर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो आयन भी मूव करेगा, साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा। ध्यान रखना कि सॉलिड के अंदर ये जो आयन है Na पॉजिटिव ये बाउंड होता है, तो इसलिए सिर्फ वहां पे चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट इन द गैसेज आयंस भी फ्री होता है टू मूव
एंड इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री होता है टू मूव। मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों अवेलेबल होते हैं। तो जब ये मूव करेंगे तो चार्ज कैरी कौन कौन करके लेके जाएंगे? आयंस एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तीनों याद रखने। ओके, उसके बाद सेमीकंडक्टर आ जाते हैं। 9th यूनिट में पढ़ेंगे अच्छे से, बस नॉलेज के लिए अभी याद रख लो कि सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर होल होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये 9th यूनिट में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो अभी इसके बारे में ज्यादा कंफ्यूज मत हो कि होल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये 9th यूनिट में देखेंगे। मेन आपको ये तीनों याद होने चाहिए। ठीक है, तो चार्ज कैरियर वो पार्टिकल है जो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं टू मेक द करंट इनसाइड एनी कंडक्टर। और इन्हीं चार्ज कैरियर की वजह के मूवमेंट से क्या बनता है? हमारा करंट इनसाइड ए कंडक्टर। तो सॉलिड के अंदर मूव कौन करेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड जो कि जैसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है हमारे पास, तो उसमें क्या मूव करते हैं? आयंस। और गैसेज के अंदर क्या करेंगे? आयंस भी मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन भी। ठीक है, आयंस और इलेक्ट्रॉन तो सॉलिड में भी थे, बट वहां पे ये आयन वहां पे बाउंड था, लेकिन गैस में बाउंड नहीं होता। ठीक है, समझ आया? ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि जैसे हमारे पास चार्ज कैरियर के बारे में पढ़ चुके हैं कि चार्ज कैरियर के मूवमेंट से क्या बनता है? करंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। देखो क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज नहीं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। देखो ध्यान से सुनना है। देखो इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट, रेट समझ गए? किसी भी चीज का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना। ठीक है, रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब इस वर्ड का मीनिंग समझो। ठीक है, कि चार्ज का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो मूवमेंट है उसकी रेट क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक करंट। अब ये स्पेसिफिक डायरेक्शन ही क्यों होता है वो ध्यान से सुनो। मान लो आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर को मान लेते हैं हम मेटल ही है, सोडियम मेटल है मान लेते हैं। तो इस सोडियम मेटल में है क्या क्या? Na पॉजिटिव आयन है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। Na पॉजिटिव आयन्स तो क्या होते हैं? बाउंड होते हैं। ठीक है, वो लैटिस के अंदर क्या होते हैं? बाउंड। मूव करता है तो कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो ध्यान से सोचना, शुरू में हमने इसके ऊपर कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाया है, देयर इज नो पोटेंशियल, बैटरी वगैरह नहीं लगाई है। उस केस में भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोशन के अंदर होते हैं बिकॉज ऑफ देयर रैंडम मोशन। और रैंडम मोशन क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ द थर्मल टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर।
क्योंकि कोई भी मेटल है रूम टेम्परेचर पे रखी है तो इस टेम्परेचर की वजह से उनके अंदर आ जाती है थर्मल काइनेटिक एनर्जी, और उस थर्मल काइनेटिक एनर्जी से वो रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन मींस जिगजैग पाथ होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से ऐसे 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 मूव करता रहता है थ्रू दी कंडक्टर, ठीक है। तो जब वो जिगजैग पाथ मूव करता है तो मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर है, तो कोई ना कोई एक और ऐसा इलेक्ट्रॉन भी होगा जिसका वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, तो नेट मूवमेंट चार्ज का क्या हुआ, जीरो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है करंट बनाने के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो इन दोनों का वेलोसिटी वेक्टर कैंसिल कर जाएगा और नेट मूवमेंट चार्ज का कितना हो जाएगा, जीरो। इसी तरह से और कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई इधर मूव कर रहा होगा, तो रैंडम मोशन के अंदर पॉसिबिलिटी 110% बनती है कि कोई ना कोई और इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो कि इधर मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो देखो रैंडम मोशन होने की वजह से चार्ज का मूवमेंट तो है, फ्लो ऑफ चार्ज तो है, बट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि रैंडम मोशन में कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता। और स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होने की वजह से उनके जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है या रिजल्टेंट नेट मूवमेंट ऑफ द चार्ज होता है वो कितना हो जाता है, जीरो। अब मूवमेंट ऑफ द चार्ज जब जीरो हो गया तो वो क्या होगा, करंट तो बन ही नहीं सकता। करंट कब बनेगा, जब चार्ज का फ्लो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो। और स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम कैसे कर सकते हैं कि इसके साथ एक बैटरी अप्लाई कर दो, और बैटरी अप्लाई करते ही क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में था, कोई किधर जा रहा था, कोई किधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, मींस जिगजैग पाथ में थे, रैंडम मोशन में थे, तो वो क्या करेंगे, अब वो सारे के सारे एक साथ मिलके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। और जब वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे तो उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल गई फ्लो के लिए, और इसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो होने की वजह से क्या बनता है हमारा करंट। जो इलेक्ट्रॉन इधर इधर जिगजैग पाथ में थे, अब वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भी इसी डायरेक्शन में। देखो इतना अच्छे अरेंजमेंट से तो मूव नहीं करते वो, दिस इज द अजम्पशन, ठीक है। कभी ये सोचो कि सारे इलेक्ट्रॉन फौजियों की तरह एक लाइन में खड़े होकर मूव करना स्टार्ट कर देते, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा बट हम अज्यूम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा अजम्पशन करने के बाद हम जो फॉर्मूले निकालते हैं करंट के लिए वो हमारे एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकल दोनों में फिट बैठते हैं, इसलिए ऐसा मानने से कोई भी ऐसा मानना कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो इन चार्जेज का, जैसे ये चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मींस क्या है, अपने साथ चार्ज लेके जा रहा है, तो ये तो बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा। और पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद अब ये सारे इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे तो चार्ज का फ्लो हो गया किधर, स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो ये वर्ड ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब ये बैटरी हमने अप्लाई नहीं की तो फ्लो तो तब भी था बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन, लेकिन वो फ्लो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ना होने की वजह से नेट फ्लो जीरो आ रहा था, और नेट फ्लो जीरो आने की वजह से करंट भी हमारा क्या था, जीरो था। तो करंट बनाने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि चार्ज कैरियर का या चार्ज का स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना, और चार्ज का यही फ्लो स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसकी रेट निकाल लो कि वो कितनी रेट से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, वही क्या कहलाएगा, करंट। तो करंट को हम क्या लिख सकते हैं कि करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T, मीन चार्ज पर यूनिट टाइम। लेकिन ये फॉर्मूला आपको तभी यूज करना है जब चार्ज क्या हो, कांस्टेंट रेट से फ्लो हो रहा हो। कांस्टेंट चार्ज फ्लो इन गिवन टाइम, ठीक है। देखो रेट का मीनिंग क्या होता है, रेट का मीनिंग होता है किसी भी चीज का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना। अब करंट क्या है, करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और फ्लो ऑफ चार्ज
की रेट निकालोगे तो क्या हो जाएगी, Q अपॉन T, और इसी फैक्टर का नाम क्या है, करंट। ठीक है, और फॉर्मूले भी है बहुत सारे। जैसे मान लो चार्ज फ्लो वेरिएबल है, कभी इस कंडक्टर के अंदर 5 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, फिर 10 कूलम, फिर 20 कूलम, फिर 5 कूलम, फिर 3 कूलम, फिर 2 कूलम, मींस कांस्टेंट नहीं है चार्ज। चार्ज क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी कोई वेरिएबल चीज हो तो उसमें हम दो चीज निकालते हैं, एक एवरेज, दूसरी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, और अगर कांस्टेंट चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट भी क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट, मींस 5 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है बस इसमें से पर सेकंड। ठीक है, तो करंट क्या आ गया, 5 एम्पियर। ठीक है, जैसे करंट इज इक्वल टू क्यू है मान लो अपना 5 कूलम और टाइम है 1 सेकंड, तो करंट क्या हो जाएगा 5 कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड की जो नाम है वो है एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, जानते हो आप ये अच्छे से। अच्छा, तो ये जो एम्पियर है 5 एम्पियर आया, ये हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि मैंने बोल दिया कि भाई इस कंडक्टर के अक्रॉस हमेशा ही 5 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। तो बताओ करंट कितना हुआ, तो चार्ज डिवाइड बाय टाइम आपने करंट निकाल लिया, और ये करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। बट क्या हो रहा है कि भाई पहली सेकंड में 5 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, दूसरी सेकंड में 3 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तीसरी सेकंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि करंट कांस्टेंट नहीं है। अब जो बता रहा हूं उस केस में, अब इस केस में करंट कांस्टेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जब कभी भी वेरिएबल चीज हो या चीज कांस्टेंट नहीं हो तो उसमें हम दो चीज निकालते हैं, एक एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट। तो सबसे पहले अगर आपको एवरेज करंट निकालना हो तो एवरेज करंट के लिए आप क्या करोगे, चेंज इन चार्ज, कोई भी इंटरवल के बीच में निकलेगा एवरेज। ठीक है, तो उस इंटरवल के दौरान कितना चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है, उसको आप लिख लो डेल क्यू अपॉन डेल टी। तो ये हमें क्या देगा, एवरेज करंट। और ये तभी निकलता है एवरेज करंट जब करंट क्या हो, कांस्टेंट ना हो। तभी करंट अगर कांस्टेंट ना हो तभी हम एवरेज करंट निकालते हैं। ठीक है, और उस एवरेज करंट का जो फॉर्मूला है निकालने का वो क्या है, डेल क्यू अपॉन डेल टी। उसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वो निकलेगी डी क्यू अपॉन डी टी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मींस आप किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना चाहते हो। जैसे मान लो इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर कोई वेरिएबल करंट फ्लो हो रहा है जो टाइम का फंक्शन है, मींस 1 सेकंड पे कुछ, 2 सेकंड पे कुछ, 3 सेकंड पे कुछ, मींस वेरिएबल करंट है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे को करंट चाहिए कहां, बिल्कुल जब टाइम t इक्वल टू 3 सेकंड हुआ, बस मुझे उसी 3 सेकंड के ऊपर उस इंस्टेंट या उस मोमेंट पे करंट चाहिए। तो उसको निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डी क्यू अपॉन डी टी। इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द चार्ज। चार्ज जो होगा वो आपका टाइम का फंक्शन गिवन होगा, लाइक जैसे कि चार्ज q इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर। तो मैं बोलूं कि आप करंट निकालो, इंस्टेंटेनियस करंट, कब, जब टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड था तब। तो आप क्या करोगे, डी क्यू अपॉन डी टी निकालोगे, मींस जो Q है चार्ज है, चार्ज का जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दो किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो वो कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस 4t। और dq अपॉन dt क्या होता है, चेंज ऑफ द करंट, ना सॉरी, चेंज ऑफ द चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होता है वो, करंट। तो करंट का जो ये एक्सप्रेशन आया ये क्या है हमारा, इंस्टेंटेनियस फंक्शन ऑफ द करंट। तो इसमें अगर t इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 8 दैट इज 20 एम्पियर। तो ये क्या है आपका 20 एम्पियर। 20 एम्पियर आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जब कभी भी आपसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछेगा करंट की तो मस्ट है वो आपको
चार्ज का फंक्शन देगा, टाइम का फंक्शन। ठीक है, तो उसका कुछ नहीं करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन से हमें क्या पता लग रहा है कि वो क्या है, चेंजमेंट ऑफ द चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो बाय द डेफिनेशन क्या है, करंट। तो जो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आपके पास फंक्शन आएगा वो हमारा करंट का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके अंदर t इज इक्वल टू 2 पुट करते ही 2 सेकंड के ऊपर करंट आ जाएगा, 3 पुट करते ही 3 सेकंड पे करंट आ जाएगा। मींस वो आपको उसी इंस्टेंट की वैल्यू, इंस्टेंट के ऊपर करंट की वैल्यू देगा जिस पे आप कैलकुलेट करना चाहते हो। ठीक है, एवरेज निकालना हो, जैसे एवरेज आपको किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में दे देगा, t इज इक्वल टू 2 सेकंड से लेके t इज इक्वल टू 4 सेकंड के बीच में एवरेज वैल्यू बताओ। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये क्या करो आप, इस चार्ज वाले फंक्शन में t पुट करो, वो आ जाएगा आपके पास Q2। ठीक है, 2 पुट करो जैसे कि आप पुट करोगे इसके अंदर, और उससे क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। ये मान लो T1 टाइम है, ये क्या है आपका T2 टाइम। तो 464 प्लस 32, ये कितना आ जाएगा, यहां दिख नहीं रहा आपको है ना, यहां कर लेते हैं। तो आपके पास मान लो जो Q फंक्शन था चार्ज का टाइम के रिस्पेक्ट में, वो था आपका टी स्क्वेयर प्लस 2t स्क्वेयर। देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो पता लग गई, कुछ नहीं करना, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आपको करंट का फंक्शन देगा, और उसके अंदर t इज इक्वल टू फटाक दे से 2 सेकंड पुट करना और आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी। बट अब बात करते हैं हम इस एवरेज की, मैं इधर कर लेता हूं इसको। ठीक है, उधर दिखाई नहीं दे रहा, तो देखो फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू 2 सेकंड से वेरी कर गया किधर, टाइम t इज इक्वल टू t2 4 सेकंड। ठीक है, तो ये करना है क्वेश्चन। और एवरेज करंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, dq डेल्टा q अपॉन डेल्टा t। ठीक है, और डेल्टा q क्या हो जाएगा, q2 माइनस q1, डेल्टा t क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। ठीक है, और q2 क्या हो जाएगा, जो t2 टाइम पे जो चार्ज है, और t2 टाइम पे चार्ज कैसे निकलेगा, जो t2 टाइम है 4 सेकंड वो पुट कर दो इसमें, तो वो हो जाएगा q2 इज इक्वल टू, सॉरी ये क्यूब था ना, क्यूब, तो 4 का क्यूब 64 प्लस 4 4 जा 16 2 जा 32, तो ये कितना आ गया आपका 96 कूलम। Q1 क्या आ जाएगा, जो T1 टाइम है उसको पुट कर दो किस में, इस फंक्शन में, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 8 प्लस 8 दैट इज 16 कूलम। अब एवरेज निकालना है, तो आई एवरेज इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, आई एवरेज इज इक्वल टू आ गया Q2 माइनस Q1 96 माइनस 16 और 4 माइनस 2। ठीक है, तो 6 में से 6 कितने बच गए, 70 80, ये आ जाएगा एवरेज निकालने। और इंस्टेंटेनियस के लिए पहले क्या करना है, आपको सीधा डिफरेंशियल फॉर्मूले यूज करके डिफरेंशिएशन कर देना फटाक देसी, और डिफरेंशिएशन करते ही, चार्ज का डिफरेंशिएशन करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, करंट का फंक्शन, और करंट का फंक्शन आते ही उसमें t इज इक्वल टू जो भी पुट करना है जिस भी इंस्टेंट पे चाहिए, कि मुझे 2 सेकंड पे चाहिए, मुझे 3 सेकंड पे चाहिए, मुझे 4 सेकंड पे, उसको डायरेक्ट पुट कर देना है। पुट करते ही आपको उस इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आपको एवरेज निकालना है तो वहां पे आपको 2 टाइम गिवन होंगे, मींस आपको एक इंटरवल गिवन होगा जिनके बीच में आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, तो उससे T1 और T2 से दोनों से Q1 Q2 निकाल लेना, डिफरेंस करके डिवाइड कर देना टाइम से। यह है करंट के बारे में। ठीक है
अब करंट के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यूनिट क्या है करंट की? एम्पियर, ठीक है। डायरेक्शन, देखो हमारे पास वही एक कंडक्टर था, ठीक है। कंडक्टर के ऊपर हमने एक बैटरी लगाई, ये पोटेंशियल क्रिएट कर दिया। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव करना स्टार्ट हो गए, किधर? इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हो गए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो एक्चुअल में करंट फ्लो होते टाइम पे क्या हो रहा है? कंडक्टर के अंदर मेटल जो है ये हमारी, उसके अंदर करंट फ्लो होते टाइम पे एक्चुअल इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचेगा तो नेगेटिव टर्मिनल से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इधर पहुंच जाएगा, मींस इलेक्ट्रॉन फ्लो है। दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, ये है डायरेक्शन किसकी? इलेक्ट्रॉनिक करंट की। इसके अलावा एक होता है हमारा क्या? कन्वेंशनल करंट। ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट। और उसके अलावा एक और होता है, कौन सा? कन्वेंशनल करंट, ठीक है। वो क्या होता है? ध्यान से सुनो। देखो, जब ये करंट के बारे में पता लगा कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस करंट फ्लो होता है, तो उस टाइम पे इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, खोज नहीं हुई थी, ठीक है। तो सबने सोचा कि भाई जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई चीज तो फ्लो हो रही है, उस चीज का वजह से क्या बन रहा है? हमारा करंट, ठीक है। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो हमने क्या सोचा कि कोई भी चीज जब फ्लो होती है वो अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। जैसे पानी जो है वो क्या होगा? अपने हाइट से ऊपर, ज्यादा हाइट से नीचे लोअर की तरफ फ्लो होता है। कोई भी कंसंट्रेशन है, एक तरफ ज्यादा है दूसरी तरफ कम है, तो उसमें क्या होंगे? पार्टिकल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। और एग्जांपल, टेम्परेचर अगर डिफरेंस है, ठीक है, तो हीट जो होगी अपने हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, ठीक है। तो हमी से क्या देखा कि कोई भी चीज अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रही है। तो तब जब ये इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, लेकिन हमें यह पता लग गया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कुछ फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से करंट बनता है, और उसकी फ्लो की डायरेक्शन या करंट के फ्लो की डायरेक्शन हमने क्या मान ली? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और ये जो डायरेक्शन है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये है हमारा कन्वेंशनल करंट। तो डायरेक्शन ऑफ दी कन्वेंशनल करंट किधर होती है हमारी? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बात समझ में आई, ठीक है। एक्चुअल में करंट का फ्लो होता किसकी वजह से? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से जो करंट बनता है उसकी डायरेक्शन हम हमेशा कन्वेंशनल मानते हैं, और वो क्या है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल, मींस जो बड़ा डंडा होता है बैटरी का वो हम हायर पोटेंशियल मानते हैं, जो छोटा होता है वो लोअर मानते हैं, ठीक है। और करंट डिनोट करना है एक सर्किट में, तो वो डिनोट करना पड़ेगा इधर, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट माननी पड़ेगी। दिस इज द करंट एंड दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो डायरेक्शन डिनोट कर रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। हाँ जी। अब एक सवाल और उठता है हमारे दिमाग में कि क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि करंट की क्या है? एक डायरेक्शन है, कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो डायरेक्शन हो गई, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये करंट वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से सुनो। मान लो आपके पास एक वायर इधर से आ रहा है, दूसरा वायर इधर से आ रहा है, दोनों 90 एंगल पे है, ठीक है। ये है 3 एम्पियर करंट और ये है 4 एम्पियर करंट, ठीक है। और ये दोनों मिलके इधर आ रहे हैं,
एक वायर ये है, एक वायर ये है, दोनों वायर को कनेक्ट करके एक वायर से जोड़ दिया। तो मैं पूछूं कि इधर करंट कितना है, तो आप बिल्कुल फटाक से बता दोगे कि सर इधर करंट है 7 एम्पियर, है कि नहीं। आपने क्या किया, आपने इधर से आने वाले करंट को और इधर से आने वाले करंट का सिंपली अलजेब्रिकल सम कर दिया। दोनों की सेम डायरेक्शन थी तो आपने दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है ना। सिंपली दोनों की डायरेक्शन सेम थी। देखो डायरेक्शन मैटर कर रही है। अगर मैं ये इधर 3 एम्पियर डिनोट कर देता, ठीक है, और फिर पूछता करंट कितना है इधर, तो फिर आप कितना करंट बताते, फिर करंट बताते। पहले डायरेक्शन मैंने इधर मानी थी इधर, अब मैं अपोजिट मान रहा हूं। अब इस केस में करंट आप बताते 1 एम्पियर, क्योंकि 4 यहां से गया, 3 उधर चला गया, बचा हुआ 1 उधर चला, ठीक है, ये केस है। लेकिन अगर ये दोनों की डायरेक्शन सेम होती, इसकी भी इधर इसकी भी इधर, तो कितना होता 7 एम्पियर, क्योंकि 4 इधर से 7 इधर से, और इसमें टोटल करंट कितना हो जाता 7 एम्पियर, 7 एम्पियर, ठीक है। तो सुनो, देखो डायरेक्शन मैटर कर रही है कि करंट इन दोनों वायर में कैसे फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, उनकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है इस थर्ड वायर के अंदर करंट, है ना। लेकिन उनका जो टोटल करंट है उसमें आप सिंपली ऐड कर रहे हो 7 एम्पियर, एक इधर था एक अपोजिट था, तो आपने माइनस कर दिया सीधा, है ना। एक नेगेटिव को एक चार्ज को पॉजिटिव, एक करंट को पॉजिटिव मान के दूसरे करंट को नेगेटिव मान के, कुछ उस तरह से, लेकिन सिंपली अलजेब्रा कर रहे हो। लेकिन यही अगर दो वेक्टर होते, एक मान लो वेक्टर ये है, ठीक है, ऊपर की तरफ, एक वेक्टर ये है, ये 3 ये 4 न्यूटन मान लेते हैं, ठीक है, फोर्स। मैं बोलूं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, तो आप रिजल्टेंट निकालते तो वो क्या होता, वो होता 5 न्यूटन। देखो यहां पे भी करंट थी, लेकिन इनको ऐड करते आपने सिंपल अलजेब्रा यूज किया। लेकिन यहां पे ये और ये भी कोई ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन होती है जिसका नाम है फोर्स, लेकिन इनको ऐड करते टाइम पे आपने क्या किया, वेक्टर लॉ यूज किया, पैरेललोग्राम लॉ वो यूज किया, ठीक है, ऐड करने के। लेकिन यहां पे बेशक डायरेक्शन हो, लेकिन इन करंट्स को ऐड करने के लिए आपने वेक्टर लॉ यूज नहीं किया, सिंपल अलजेब्रा यूज किया। तो ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन भी रखे और उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर लॉ को फॉलो करे, वो होता है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज दैट क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एंड follow the vector laws for their addition and subtraction, ठीक है। ये कंडीशन बहुत जरूरी है कि वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन भी हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वो वेक्टर लॉज को फॉलो करे। बट करंट में क्या है, करंट में डायरेक्शन मैटर तो करती है, लेकिन उनके एडिशन के लिए हम वेक्टर लॉ का यूज नहीं करते। दैट्स व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डायरेक्शन बेशक हो लेकिन क्वांटिटी ये स्केलर है, ठीक है, याद रखना। वैसे ऐसी क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शन हो लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो ना करे, उनका नाम वैसे होता है टेंसर। ज्यादा इतना दिमाग मत लगाना कि ये टेंसर क्या है, आगे पढ़ लोगे, ठीक है। अभी तक सिर्फ ये याद रखो कि डायरेक्शन हो लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो ना करे तो वो क्वांटिटी भी क्या होती है, स्केलर ही होती है। वेक्टर क्वांटिटी वही होगी जो डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर लॉ को फॉलो करे, जैसे फोर्स। बट करंट के अंदर डायरेक्शन तो है, डायरेक्शन मैटर भी करती है देयर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, बट वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉ को फॉलो ना करे, वो क्वांटिटी भी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, याद रखना। तो करंट की बेशक डायरेक्शन हो बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। रीजन पूछे, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉज, डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ फॉर देयर एडिशन भी लिख सकते हो, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये करंट वेक्टर लॉ का यूज नहीं करता, दैट्स व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है,
याद रखना, बेशक डायरेक्शन हो लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इट डज नॉट फॉलो दी वेक्टर लॉज फॉर देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। समझ आया करंट के बारे में? ठीक है।